हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। मैं आज मैं कुछ आज की जो टॉपिक होगी वो टेक्नो फंडा के ऊपर होगी। राइट। टेक्नो फंडा ये एजुकेशनल पर्पस के बेसिस पे है। जो लर्निंग पर्पस, जो टेक्निकल एनालिसिस टेक्नो फंडा करना चाहते हैं या टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो कोशिश करूँगा मैं डेली के बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। तो ये आपके सामने, चलो यहाँ पे मैंने एक ट्विटर में जा रहा था तो ट्विटर में एक व्हाट्स मतलब एक स्क्रीन मेरे पास आया। और ये देखो, कोचिन शिपयार्ड में 42% की लॉस हो रही है। ये देखो, IDFC फर्स्ट बैंक में 27%, MRF में 10%। ऐसा क्यों है? मतलब जब बुलिश मार्केट चल रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी खासा तेजी हो रहा है तो मार्केट में 46 42, ऐसा नहीं है कि एक दो स्टॉक चलो 42 हो गया, सारा स्टॉक 39 65%। ऐसा क्यों है? नंबर वन। नंबर टू, इसका पहला रीजन ऐसा क्यों है मैं इसके बारे में आज आऊँगा। दूसरा, ये चीज़ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि जब आप इसी चीज़ को के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो इजीली पोर्टफोलियो आपकी बढ़ेगा ही नहीं और आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मार्केट में क्या करना है। राइट। तो ये चीज़ है। अब देखो, टिटलागढ़ 49% स्टॉक अच्छा है, जैसे कोचिन शिपयार्ड, IDFC फर्स्ट बैंक, MRF, टिटलागढ़, ये सारे स्टॉक अच्छे हैं। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन नंबर वन है। नंबर टू, अगर इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, देखो यहाँ पे 5,72,000, यहाँ पे 10,000 के करीब, 1,00,000, 1,48,000, यहाँ पे 1,00,000, वहाँ पे 7,43,000, ऐसे अगर यहाँ पे 1,200, तो जब आपकी पोर्टफोलियो इस टाइप की हो और पोर्टफोलियो में मान लो ये कोचिन शिपयार्ड 5,00,000, 5,72,000 है और ये 7,43,000 है, अगर ये दोनों अगर 50% डाउन हो गया ना तो भी आपकी पोर्टफोलियो कितना परसेंट डाउन हो जाएगा? 50%। ठीक है। तो चाहे ये आपकी IDFC, MRF, ये कितने भी बड़े पॉजिटिव हो जाए तो भी डाउन होगा 50%। और इस वाले पोर्टफोलियो में क्या देखा, वही एक ही पोर्टफोलियो है। यहाँ पे देखो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। BCG, अभी इसकी चार्ट मैंने खोल के रखा था तो इसमें 20,000 करीब इन्वेस्टमेंट है। फिर कोचिंग सर वो तो हो गया, IDFC फर्स्ट में। तो देखो, मैं कहने का मतलब है आपकी पोर्टफोलियो में अराउंड 1 2 3 4 5, मतलब करीब करीब 8 9 स्टॉक है। उसमें 2 3 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे हाईली परसेंटेज आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो अगर वो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है हेवीली तो आपकी पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। राइट। सो इट इज़ नॉट इजी थिंग। अगर आपको लगता है स्टॉक अच्छा है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज गुड, यहाँ पे मैंने एक स्टॉक लिया हूँ, वो लिया हूँ BCG का मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप का। ये काफ़ी टाइम पे धमाकेदार हुआ करता था। ये देखो यहाँ पे पढ़ लो, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन है। ठीक है। तो ये चीज़ था। इसकी अगर आप प्राइस मतलब रिजल्ट वगैरह देखोगे, कंपनी बहुत सही कर रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट भी, यहाँ पे देखो प्रॉफिट इंक्रीजिंग डे बाय डे, सेल्स भी बहुत अच्छा चल रहा है। बट एक चीज़, अगर आप यहाँ पे, मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊँगा, प्रॉफिट देखना है, डेप्ट है या नहीं है, और इनकी प्रोमोटर वगैरह क्या करना है क्या नहीं है, बस इसी इतना ही देखेंगे। उससे डीप जाना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फिर टेक्निकल में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना? राइट। तो टेक्निक अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, कहाँ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर्स जो है ना 7%, इसके बाद 2020 के बाद 18% हुआ। यार, प्रोमोटर्स अगर 7% हो, 10% हो, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर है? FI के पास होना चाहिए, जो है ही नहीं। तो किसके पास है? पब्लिक के पास। 92 95। तो इसका क्या मतलब होता है?
प्रोमोटर अपने शेयर को इतने जल्दी बेचते नहीं है। अगर प्रोमोटर का एवो 50-75% होता है तो मैनिपुलेट होने की चांसेस बहुत कम होता है, होती है तो हर चीज़ में, बट कम होता है। अगर मान लो कि एफआई के अंदर होता है तो एफआई कुछ स्टडी करके लेते हैं, नहीं हमें इतना रिटर्न आएगा तो तभी जाके बेचेंगे, क्योंकि क्या स्टॉक है वो, बड़े लार्ज कैप स्टॉक नहीं है। और अगर डीआई का होता है तो भी मान लो मानते, बट यहाँ पे किसका है, पब्लिक का। पब्लिक का मतलब होता है किसी भी टाइम पे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी इसमें बाय करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं। तो जब 90 to 70% पब्लिक हो, सबसे हाईएस्ट, तो स्टॉक क्या हो सकता है। तो इस ऐसे इस टाइप की प्रोमो शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टॉक वाले को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें चांसेस होता है धोखा खाने के लिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये आपको प्रॉफिट भी देगा, सब कुछ ठीक करेगा। तो देखो हमें जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे कंफर्टेबल ना हो वहाँ बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये देखो, ये स्टॉक लिस्ट हुआ जून जून 15 में, और ये जो एक्चुअली जो ब्रेकआउट है इस पॉइंट पे आया। ठीक है, मैं इस पॉइंट को ले नहीं रहा हूँ अभी के लिए, मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट को। जून 15 पे ब्रेक लिस्ट हुआ, और ये लिस्ट ब्रेकआउट है 2021 में। तो करीब करीब 6 years, आफ्टर 6 years वी गॉट ए ब्रेकआउट। सो फ्रॉम हियर अगर आप यहाँ पे भी बाई कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 430%, 450% अराउंड यू आर गेटिंग रिटर्न विद इन, क्या कितना टाइम लिया इसने, सितंबर टू दिसंबर, मतलब विद इन 2 to 3 months मैक्स टू मैक्स यू आर गेटिंग 440%। भाई ऐसा क्या हो गया जो, हाँ, तो 400% अगर वो आपका रिटर्न दे रहा है, तो क्या इससे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ईपीएस क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चलो एक बार देखते हैं, इसकी अर्निंग पर शेयर को देखते हैं, कहाँ गया, ईयरली वाले को देखते हैं। नहीं वही ईपीएस जो है वही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो चार्ट है ना, वो ऑल टाइम हाई, मतलब पहले कहाँ थी, यहाँ पे थी, जो 11 के आसपास के 15 के आसपास था, बट तब वो जाके ना 20 यहाँ पे आ गया, मतलब करीब करीब 25 के आसपास आ चुका था, 22, 23, 25। सो दैट मीन्स कि इट्स अ वेरी वेरी इन द ओवर वैल्यूड जोन। ये जो स्टॉक है, ये जो रिटेलर बाई कर रहे हैं, पब्लिक बाई कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो क्या करना चाहिए जब आपको पता लगता है ये इतनी हाई हो चुका है, सो क्या करना है, क्योंकि उसको बाई करना है लोअर लेवल पे। जैसे यहाँ पे आया, डोजी सिग्नल मिला, जिसने यहाँ पे बाई किया होगा 63 पे, अगेन इज गेटिंग 75%, 78%, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। और जैसे मैंने कहा, ऐसे प्रोमोटर्स को बाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पाया, जो मीडियन पी होता है उसके नीचे है, उसने ट्रेड हुआ, वो कहाँ हुआ, अप्रैल 2023 में। तो अप्रैल 28 अप्रैल 2023 अगर मैं लेके चलूँ, तो कहाँ है ये, इस अराउंड, मतलब 14 रुपीज। तो कहाँ चल रहा था, 118, 115, अब कहाँ है, 14 रुपीज चल रहा था। तो एक स्टॉक, अगर एक कंपनी अच्छी है, ये चीज अपने आप को पूछो जरा, ये कंपनी अच्छी है और इतना, मतलब जब मार्केट बुल हो तो 85% गिरावट का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, चाहे वो बुक बुक कितना भी सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, इसकी अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे, बुक वैल्यू देखो 38 चल क्या रहा है, 9.5, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है, बट क्यों ये इतना डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। यही चीज़ अपने आप को पूछना है, नंबर वन टेक्नो फंडा में। दूसरा चीज़ क्या होता है कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है, सो दैट मीन्स कि इससे शोइंग ए लोअर लो काइंड ऑफ पैटर्न। तो जब तक ये हायर हाई ना बने इस टाइप की में, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। तो यार टेक्निकली परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। फंडामेंटली परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोमोटर यहाँ पे 7 to 8% है, और पब्लिक एवं 90 to 95% है। सो विच इज आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाय दिस शेयर, टू बाइंग दिस शेयर, राइट। सो ये ऐसे ही आप अपनी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो। तो ये भाई साहब ने कहाँ पे पकड़े,
115 जैसे टॉप था उसी दिन से पकड़ के बैठे हुए हैं 2021 में, ठीक है ना। तो ये गलत है। कोचिन शिपयार्ड चलो आप बात करोगे तो अगर चलो ठीक है तो वो तो बात सही है, कोचिन शिपयार्ड तो बहुत अच्छी कंपनी है, राइट। और ये 2860 में बाई किया तो क्यों गिर गया, वो भी क्यों गिर गया। देखिए हर, जैसे वो कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, उसी तरह हर स्टॉक का दिन आता है, चाहे वो फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो या ना हो, राइट। अगर आप कोचिन शिपयार्ड को लॉन्गर टर्म एनालिसिस में देखोगे तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ था 2017 से, अब इसमें जो ब्रेकआउट आया 2023 में, तो करीब करीब 6 ईयर के बाद, तो कहाँ से ब्रेकआउट आया 335 लेवल के आसपास उसने ब्रेकआउट दिया और गया क्या 700। तो क्या मैं ये एक क्वेश्चन यू कैन आस्क टू योर सेल्फ, this is the right level to accumulate the stock for the future perspective, क्या ये वैल्यूएशन सही है आफ्टर गेटिंग, मतलब 800% इंक्रीज, मतलब जो 800% तेजी होने के बाद फ्रॉम विद इन 2023 टू 2024, 1.5 या 1.5 ईयर्स, एंड मैंने आपको 800% मिलने के बाद आप उस स्टॉक को इस लेवल पे 2800 में बाई करना चाहिए, चाहे कंपनी भी कितना अच्छा हो क्यों ना हो, क्या ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर दिस स्टॉक इज शोइंग ओवर वैल्यूड, so you have to wait ना, you should not participate in this rally, just wait, हर कुत्ते का दिन आता है, हर स्टॉक का दिन आएगा, that's like, right। So this is the simple thing, but it's a very very important factor in this market, right। सो कोचिन शिपयार्ड अगर आप भी बात देखोगे, लेट्स से कि मैं कोचिन शिपयार्ड को मैं जाता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बी एल बाबा ये सभी में देते हैं। जब तक आपके लेवल नहीं आ रहा है तब तक आप बैठे रहो, और लेवल आ गया तो बने रहो, बाय अगर कर लिए तो बने रहो, सिंपल एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड अगर मैं आपको जैसे प्रॉफिट वगैरह देखेंगे, यहाँ पे देखो सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है 2017 से 2023 में ब्रेकआउट दिया तो ठीक है। यहाँ पे 2023 में प्रॉफिट कम हो गया था, और इसकी जो ईपीएस है लगभग वही है 20 30 इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है। तो कंपनी सही है, कंपनी में कोई गलत नहीं है, मैं ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कह दिया था। देखो प्रोमोटर्स जो अभी बात करें तो फिर एक उल्टा हो गया, 73% की प्रोमोटर है, पब्लिक कहाँ है 20%। तो ये ठीक है, कंपनी सही है, सब कुछ सही है, बट लुक वैल्यूएशन, लुक प्राइस अर्निंग रेशियो। सो प्राइस अर्निंग रेशियो एट दिस मोमेंट इज ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई 90, ऑल टाइम हाई। एंड एट दैट टाइम जो ब्रेकआउट मिला था 2023 में, एट दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग नियर 10 12 लेवल, 12 लेवल, राइट। सो कहाँ से 12 है और कहाँ 90, आप चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें में भी पता कर सकते हो, क्या ये स्टॉक हम बाई करने लायक है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी, जैसे मैं कहीं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, तो कहीं तो जाके रुकूंगा ना, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, या 1 आवर के लिए हो। जितना मैंने रेस्ट लूँगा उतना आगे भागने के लिए और आगे रनिंग के लिए करने के लिए ताकत मिलेगी। ठीक उसी तरह कोई भी स्टॉक ऐसे अचानक 1 2 साल में अगर रनिंग करता है तो कम से कम उसको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन टाइम चाहिए, चाहे ये 2 साल का हाफ पीरियड ले लो, 1 साल, 7 मंथ्स, 8 मंथ, तब जाके अगर फर्दर ब्रेकआउट करे तब जाके आप बाई के ऊपर बैठो। तो क्या ऐसे ही हुआ था क्या टेक्निकल में? बिल्कुल नहीं। तो क्यों एंट्री की है 2800 के आसपास? अगर आपने इसके बेसिस पे बाय किए हैं, ट्रेडिंग के बेसिस पे, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बाय किए तो फिर तो ये लेवल है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, सिंपल। तो इसीलिए ये ऊपर के लेवल से 45% गिर गया,
राइट। अगर मैं नीचे के लेवल से बात करूं तो तब तक 100% के आसपास बन रहा है। यही होता है फर्क, बाई एंड डिप्स का मतलब होता है यही होता है। समझ में आ गया? टेक्नो फंडा सिंपल वे में भी एनालिसिस करें। और अगर आप छोटी सी भी चीजें देखोगे तो जो कैंडल बन रहा है ना, लोअर लो कैंडल, लोअर लो मीन्स ऐसे चल रहा है, हायर हाई मैन मीन्स ऐसे चल रहा है, कंसोलिडेशन मीन्स ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये लोअर लो बन रहा है, तो किसी भी एंगल से ही बाय बन ही नहीं रहा है। क्लियर? ठीक है। अब ये बात होगी, आज की जो टॉपिक होनी है वो होना है बैंक निफ्टी। एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैंक निफ्टी, क्यों मैं बैंक निफ्टी लेके आया, क्यों मैं बैंक निफ्टी लेके आया। बैंक निफ्टी में पहले जो कैलकुलेशन हुआ करता था, स्टैंडअलोन कैलकुलेशन के बेसिस पे हुआ करता, अभी क्या है ना, कंसोलिडेट कैलकुलेशन के बेसिस पे हुआ है, जिस वजह से ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो का जो चार्ट है ना, यहाँ से एकदम से गिरा, ये देखो 2019-20 के बाद एकदम से गिरा है। तो इसके वजह से नंबर वन। नंबर टू, जब जब मार्केट में प्राइस अर्निंग रेशियो हाइट पहुंचा है, तब तक इनकी जो प्राइस है, बैंक निफ्टी की जो प्राइस है, वो हमेशा हाई ही है। यहाँ पे ईपीएस थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है। अब यहाँ पे ईपीएस बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, प्रॉफिट कमा रहा है बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी, क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन है वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी बढ़ क्यों नहीं रहा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपके लिए ही छोड़ूंगा, आप उसको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, आप क्या सोचते हो, क्या मेरे बातों में सहमत होती हो, नहीं होती हो, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो आपको यही देखने के लिए क्या मिलेगा कि बैंक निफ्टी जो है इज ट्रेडिंग बिलो मीडियन इंडेक्स पी। सो व्हिच इज द मीडियन इंडेक्स, मीडियन इंडेक्स पी क्या दिखा रहा है, 18। सो नाउ द प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, 15। सो बिलो मीडियन पी। तो अगर आप इसकी देखोगे तो करीब करीब ये वैल्यू जो है ना, 2007, 2008, इवन 2010 का वैल्यू मिल रहा है। इतना सस्ते भाव में मिलना, और जो स्टॉक प्राइस है, जो बैंक निफ्टी की जो प्राइस है, वो ऑल टाइम पे रहना, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। ऐसा कभी एनालिसिस पहले कभी हुआ था? मेरे सामने तो ऐसा कुछ कभी है। तो मेरे लिए एक नया चीज़ है, नया टाइम है कि जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा हो, जहाँ पे स्टॉक गिरना चाहिए, इंडेक्स गिरना चाहिए। एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स, बट वहाँ पे इंडेक्स ऑल टाइम हाई है, एंड दैट मीन्स कि यहाँ से और बहुत ही ऊपर जा सकता है। बट ड्यू टू द मार्केट, जो स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी में तेजी आया है, सो ड्यू टू दिस एनवायरनमेंट एंड ड्यू टू द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, आई फील we need a good correction in near future, but at the same time we are getting a good valuation index। जो बैंक निफ्टी है वो 30% शेयर लेता है, या 30% हिस्सा है निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी गिरेगा, ऐसा तो मुझे हजम नहीं हो रहा। हो सकता है एक दो दिन के लिए मनी मैनेजमेंट, इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकता है, बट बहुत देर तक होगा ये हजम नहीं हो रहा। तो मेरे लिए ये एक नया लर्निंग है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। बट उसको फिर चलते हैं, ये तो होगी फंडामेंटल की बात। अब बात करते हैं, टेक्निकल की बात। सो टेक्निकली हमें क्या दिख रहा है, तो जैसे ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही से ड्रॉ करके रखा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चलो मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है आपको कि ये जो चैनल बना हुआ है, ये जो चैनल बना हुआ है, ये कभी भी अपने हायर लेवल चैनल के ऊपर नहीं गया। ये चीज़ तो पहले बहुत लोग भी देखे हैं, कभी भी हायर चैनल के ऊपर नहीं गया। जब जब ये अभी का तो है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा इसको,
राइट। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया 1 2, यहाँ पे देखो ये 2018-19 के बाद एकदम से गिरा, तो क्या दिस इज द मतलब हिस्ट्री रिपीट करेगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर दोबारा गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली टेक्निकल वाइज, तो क्या गिरेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है बैंक निफ्टी के लिए, राइट। सेकंड, अगर आप बैंक निफ्टी की इसको छोड़ के अगर आप देखोगे ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जो किस बेसिस पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। अगर आप इस चीज को देखोगे, सो दिस इज शोइंग सम काइंड ऑफ 45 डिग्री पैटर्न। तो जनरली मैंने बहुत बार बताया हूँ, अगर ये 45 डिग्री है, सो दैट मीन्स कि ये बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ ठीक है, अभी के लिए थोड़ी बहुत सेलिंग आया है, आई नो दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड यू आर गेटिंग द डाइवर्जेंस, सो दैट्स ट्रू, बट स्टिल it's moving in upward channel pattern. This is the support area, so many times we got a good bounce back from the lower support area, lower channel line. So again we can expect this also from this level, right, from this level one more bounce back. So sharp bounce back may not see, maybe from this level we will do consolidate, then we'll get a breakout. So later I will tell you about the upcoming breakout, right, राइट। सो और दूसरा चीज क्या एनालिसिस और क्या प्लॉट कर सकते हैं, वी कैन यूज द मूविंग एवरेज, सिंपल। सो बाय द मूविंग एवरेज विल एनालाइज द इजीली कि दिस स्टॉक इज द ट्रेंडिंग मोड और नॉट। बाय द ट्रेंड लाइन वी आर गेटिंग द राइट कंफर्मेशन, बट बाय मूविंग एवरेज एग्जैक्टली वी आर गेटिंग द दिस कंफर्मेशन, जो ऊपर मतलब यहाँ पे जो टच करके ये 50 वीकली मूविंग एवरेज है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ टच करके ऊपर जाना चाहिए। सो दिस थिंग सेइंग सेम थिंग कि ये और ऊपर जाना चाहिए, बट इन द लॉन्गर टर्म if you see careful in the monthly chart, you got resistance here, upward channel line, right? So multiple things we have. So if sustains above the 56,000 level, then we'll get a confirmation for upward trend, क्योंकि वहाँ पे पता लगेगा कि भाई ये तो जो बड़े टाइम फ्रेम के ये था रेजिस्टेंस, उसको तोड़ के ऊपर गया। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसकी वीकली RSI वगैरह है वो देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, हो सकता है यहाँ पे यहाँ तक आ जाए और यहाँ से अच्छे वाला बाउंस बन जाएगा। तो मंथली चार्ट के बेसिस पे अभी भी कोई गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे बाइंग दिखा रहा था और हो सकता है कि यहाँ पे आए फिर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो कोई गलत नहीं है, कोई कुछ मतलब सब एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग स्विंग्स ऑलराइट, राइट। तो ये चीज़ बैंक निफ्टी की चार्ट में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। सो बाय दिस एनालिसिस एटलीस्ट यू विल गेट द राइट support or resistance area. So at this time you are getting support here, 48,900 49,000 राउंड फिगर में बात करें। सो 49,000 पे हमें क्या यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा है। सो विल डू मैनी मैनी एनालिसिस की बाइंग सिग्नल जो आता है वो कैंडल के बेसिस पे नहीं आता है, बहुत सारे चीज़ें के बेसिस पे आता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो विल गेट दैट। सो आने वाले टाइम पे हम लोग मूविंग एवरेज के ऊपर एनालिसिस करेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर टॉपिक लेके आएंगे, सो दैट यू एटलीस्ट यू विल गेट द राइट ट्रेंड। सो बाय द मूविंग एवरेज अगर आपको ट्रेंड पता लग गया तो हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ पता लगता है। तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं कि अगर आपकी ट्रेंड पता लग गया तो एटलीस्ट आपने 50% का काम कर दिया। बाकी का 50% इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन और आपकी कैंडल, ये सारे चीज़ें होते हैं, राइट। सो विल स्टेप बाय स्टेप एंड स्लोली स्लोली, ओके। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइए क्या तो कमेंट में क्या क्या कहना है आपको
क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ऊपर लगता है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रीजन और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच। ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।